हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अमिश ठक्कर फाइनेंशियल एडवाइज़र चैनल। आज हम एक डिफरेंट सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैनल पे। वो है फाइनेंशियल सीरीज़। फाइनेंशियल सीरीज़ में हम बहुत सारे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि बहुत लोगों का कंसर्न रहता है कि सर हमारा फाइनेंस प्लान करके दीजिए, जैसे कि किस हिसाब से कहाँ पर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, कितना परसेंटेज किधर होना चाहिए, कौन से रिस्क फ्री ग्रोथ है, या फिर कैसे क्या हमको इनिशियल बेसिस पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो इसलिए मैं अभी एक डिफरेंस फ्रेश सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ अपने चैनल पे, जो है फाइनेंशियल सीरीज़। आज उसका एक पहला वीडियो रहेगा फाइनेंशियल पिरामिड या फिर इन्वेस्टमेंट पिरामिड आप इसको बोल सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं ऐसी वीडियो आगे के ऊपर भी बहुत सारी लाने वाला हूँ, और इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है और काफ़ी वीडियो आएगी आगे के ऊपर। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आपको दिखता होगा ये फाइनेंशियल पिरामिड, यहाँ पर जो ये पिरामिड है, फर्स्ट मैं आपको जैसे बता दूं कि पिरामिड मैंने जैसा डिज़ाइन किया है, जैसे ऊपर आप इसमें बढ़ते हो ना, तो इसमें आपका रिस्क बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और जैसे इसमें आप नीचे आते हो ना, तो रिस्क रिड्यूसेस, रिस्क कम करता है ये। तो पहले हम नीचे से शुरुआत करते हैं। मतलब जो सबसे लो रिस्क या फिर बेसिक आपका फाइनेंशियल पिरामिड का जो प्रोटेक्शन पार्ट होता है वो यहाँ पर आता है। जैसे कि अभी आप जानोगे कि कोई कोई क्या करता है कि भले उनके पास प्रोटेक्शन नहीं होता है, प्रेजेंटली प्रोटेक्शन बहुत कम होता है लाइफ में, मतलब हर चीज़ फैमिली प्रोटेक्शन, लेकिन वो पहले ही ऐसी कोई ऑब्लिगेशंस या फिर लाइबिलिटी हम अपने सर पे ले लेता है कि जैसे कि कोई पर्सन होम लोन ले लेगा अपने सर पे, भले प्रेजेंटली अपने पास उतना प्रोटेक्शन नहीं है कि मतलब आप उसके बाद क्या, अगर हम सपोज नहीं रहे या फिर हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई फैमिली में, तो तभी क्या करेंगे, तभी क्या ऑप्शन होगा, क्या और एक लाइबिलिटी उठाएंगे, या फिर अपने पास कोई प्रोटेक्शन या फिर कुछ फाइनेंशियल सिक्योरिटी है कि हम उससे पे ऑफ कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट कभी भी फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे पहला पार्ट होता है फ्रेंड्स प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन ऐसा पार्ट है जिसमें आपका ये सब चीज़ें कवर होती है, बेसिक चीज़ें ये सबके पास, हर एक इंडिविजुअल के पास जो फाइनेंशियल प्लानिंग करना रहा है उसका बेसिक ये पहले होना ही चाहिए। जैसे कि टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा बेनिफिशियल प्रोडक्ट है इंश्योरेंस सेक्टर में। उसके अंदर फ्रेंड्स बहुत ही कम प्रीमियम पे एक बड़ा रिस्क कवर आपको मिल जाता है। जैसे कि बहुत सारी कंपनीज है मार्केट में, LIC भी के पास भी टर्म इंश्योरेंस है, और भी बाकी प्राइवेट कंपनीज का भी टर्म इंश्योरेंस है। तो पहले आपको टर्म इंश्योरेंस से स्टार्ट करना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस एक बहुत ही मिनिमम प्रीमियम पे आपको एक 1 करोड़ तक का एक रिस्क कवर मिलता है, कि वो एक सेफ्टी हो जाती है फ्रेंड्स, के आपने जो प्लानिंग की है वो इंटरप्ट नहीं होगी आपके ना रहने के बाद भी। मतलब आपका एक बेसिक सिक्योरिटी होता है वो हर एक पर्सन को पहले वो लेना ही चाहिए। सेकेंड थिंग, हेल्थ इंश्योरेंस या फिर आप मेडिक्लेम बोल सकते हो उसे। तो वो चीज़ ऐसी होती है ना फ्रेंड्स के सपोज मतलब आप सब कुछ प्लानिंग बराबर कर दिए हो, आपके पास मेडिक्लेम है, ये आपके पास टर्म इंश्योरेंस है, आप अच्छे खासे अर्न करते हो, सब कुछ आपका बराबर चल रहा है, लेकिन आप ऐसा सोचते हो कि नहीं मुझे मेडिक्लेम की ज़रूरत नहीं है, क्या करूँगा मैं मेडिक्लेम का, फुकट का, मतलब एवरी ईयर पेमेंट और कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है। बट ये एंगल आपका गलत है सोचने का। उल्टा आपको ऐसा सोचना चाहिए फ्रेंड्स कि आपको जैसे कि मेडिक्लेम में इतने बेनिफिट्स मिलते हैं। सपोज आप कीजिए कि आपके पास सब कुछ है लेकिन आप मेडिक्लेम ने नहीं निकाला, सपोज ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर फैमिली में किसी पर्सन को कुछ डिफेक्ट हो गया या फिर कुछ इन्फेक्शन आ गया या कुछ ना कुछ बीमारी आ गई, डिजीज़ आ गई, तो सडनली आपके जो फाइनेंस पे एक बड़ा हिट होगा। जैसे कि आजकल नॉर्मल से नॉर्मल भी 50,000 1 लाख ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ आपको, मिनिमम कोई भी आप हॉस्पिटलाइजेशन के लिए उतना तो लगता ही है। तो आपकी सेविंग डायरेक्ट हिट होगी फ्रेंड्स 50,000 1 लाख से। तो आपका जो फ्यूचर आपने जो प्लानिंग किया है वो सब कुछ यहाँ पर बिगड़ जाता है, क्योंकि एक ये चीज़ की वजह से आपकी फ्यूचर की पूरी प्लानिंग चेंज हो जाती है, क्योंकि बड़ा सा एक लाइबिलिटी आपके ऊपर आ जाता है कि 1-2 लाख का बिल आपको हॉस्पिटल का पे करना है। ये तो मिनिमम बोल रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा भी होता है फ्रेंड्स।
तो इसलिए अगर आप वही जगह पर रखा मेडिक्लेम होता तो आपको कोई टेंशन लेने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं होती, आपका फ्यूचर का कोई भी प्लानिंग इफेक्ट नहीं होगा, आपका मेडिक्लेम कंपनी डायरेक्ट संभाल लेगी, तो आपको बेफिक्र होकर तभी आप मतलब रह सकते हो आगे के फाइनेंस के प्लानिंग पे भी। तो ये बेसिक पॉइंट होता है, जैसे कि पहला टर्म इंश्योरेंस था, सेकंड मेडिक्लेम, थर्ड होता है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस आपको जैसे कि बहुत लोगों को पता भी नहीं होता है कि ऐसा भी करके कुछ है मतलब मार्केट में, लेकिन ये भी है। टर्म इंश्योरेंस से भी मोस्टली कम प्रीमियम होता है इसका, जैसे कि कुछ एक्सीडेंटल से डेथ हो जाती है, डिसेबिलिटी हो जाता है कोई पर्सन का, तो एक कंपनसेशन डिसेबिलिटी पे कंपनसेशन कंपनी पे करती है उसको, तो वो काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है वो फेज़ में जब वर्क नहीं होता है आपके पास वो पीरियड में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉलिसी भी। पर्सनल एक्सीडेंट डेथ बेनिफिट भी होता है इसके अंदर, जैसे कि कुछ बहुत ही कम प्रीमियम में आपको 15 लाख 20 लाख 50 लाख का इंश्योरेंस यहाँ पर मिलता है। तो एक्सीडेंटल केस कुछ भी हो गया, जैसे कि ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है आजकल, मतलब बहुत अलग अलग तरह के एक्सीडेंटल से कुछ हो जाता है आपको, तो आपको कंपनी आपके फैमिली को ये इंश्योरेंस अमाउंट पे होता है ऑन द डेथ। एंड इफ ऑन डिसेबिलिटी आपको एक कंपनसेशन मिलता है वीक वाइज या फिर डे वाइज, एक अच्छा खासा कंपनसेशन मिलता है फैमिली को आगे चलाने के लिए, जो एक्सपेंसेस होते हैं वो इनकर करने के लिए। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है चीज़। और व्हीकल इंश्योरेंस और एसेट इंश्योरेंस, अगर आपका बिजनेस है तो व्हीकल इंश्योरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। जनरली आप ये चीज़ को इग्नोर करते हैं, मतलब ये पुलिस ने ही सिर्फ मैंडेटरी नहीं किया है, लेकिन आपका खुद का भी इसे सोचकर व्हीकल इंश्योरेंस डेफिनेटली आपको कराना चाहिए, क्योंकि वो भी एक नॉर्मल सी कार भी आपका अगर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, भले आपको कुछ नहीं हुआ लेकिन आपकी कार अगर बिगड़ जाती है, तो आप उस पर सडनली एक 40-50,000 का आपको एक्सपेंस अगर करना पड़े, तो वो भी आपके फाइनेंस को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। अभी हम प्रोटेक्शन से आगे बढ़ते हैं। ये प्रोटेक्शन एक बेसिक इनिशियल स्टार्ट है आपका, जो एक फाइनेंशियल पिरामिड आपका जो बनाएगा पूरा। तो अब रिस्क फ्री ग्रोथ पे आते हैं ऊपर। रिस्क फ्री ग्रोथ में फ्रेंड्स आता है लाइफ इन LIC, जैसे कि कोई भी LIC पॉलिसी आप कन्वेंशनल प्लान लोगे, जैसे कि जीवन लाभ है, जीवन उमंग है, मतलब अलग अलग तरह के LIC के प्लान्स है या फिर कोई भी कंपनीज के प्लान्स है। आप आई बटन पे मैं लिंक भी दे रहा हूँ, आप वीडियोस भी देख सकते हैं अगर आपको स्पेसिफिक उसके रिलेटेड वीडियो देखनी है तो। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, पोस्ट ऑफिस में कर सकते हो, फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो, RDs रिकरिंग डिपॉजिट में कर सकते हो। ये सब फ्रेंड्स रिस्क फ्री ग्रोथ है। इसमें 0 से 5% हार्डली इतना ही भी रिस्क नहीं होता है फ्रेंड्स। तो ये और बेसिक आपको 6 to 8% तक का रिटर्न मतलब दे सकती है ये सब इन्वेस्टमेंट जनरली आपको। तो ये एक रिस्क फ्री ग्रोथ है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब रेट ऑफ रिटर्न काफ़ी कम होता है, बिकॉज आपने रिस्क कम लिया। द मोर द रिस्क द मोर द रिटर्न का फॉर्मूला है, लेकिन आपको यही वे से आपको आगे बढ़ना चाहिए। डायरेक्टली अगर आप लास्ट ऑप्शन में जंप कर दोगे तो आपका पूरा फाइनेंस हिल जाएगा फ्रेंड्स। तो ये फर्स्ट बेस प्रोटेक्शन फर्स्ट करना है, फिर रिस्क फ्री ग्रोथ की तरफ जाना है। रिस्क फ्री ग्रोथ में ये सब कंपोनेंट्स आते हैं। मैंने जैसे कि मार्किंग भी की है, फर्स्ट ब्लू में मैंने लिखा है, फिर नेक्स्ट येलो में लिखा है, बाद में रेड में लास्ट जो एकदम हाई रिस्क पे है वैसा मैंने लिखा भी है। तो अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स ग्रोथ विद रिस्क के साथ। ग्रोथ विद रिस्क में आता है फ्रेंड्स यूलिप प्लान्स, जैसे कि यूनिट लिंक प्लान्स होते हैं। कोई इंश्योरेंस प्लान भी ऐसे होते हैं जो यूलिप लिंक्ड होते हैं, जैसे कि उसमें मार्केट में भी आपका पैसा जाता है और आपको इंश्योरेंस भी मिलता है, वैसे भी प्लान्स होते हैं। तो वो यूलिप प्लान्स है, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जनरली वो 5 years के टेन्योर के रहते हैं। तो ये थोड़ा रिस्क रहता है इसके अंदर, बिकॉज ऑब्वियसली मार्केट लिंक्ड है तो रिस्क तो होना ही है। जैसे कि गोल्ड आ गया नेक्स्ट, गोल्ड भी इन्वेस्टमेंट है एक तरह की, तो उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं ये गोल्ड फिजिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज फिजिकल गोल्ड में आपका एक्सपेंसेस इतना हो जाता है, अगर आपको उसको रिडीम करना है या फिर उसको चेंज करना है, आप ऑनलाइन गोल्ड ले सकते हो, तो काफ़ी बेनिफिशियल होता है। इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स या फिर SIP आप जिससे बोलते हो, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आप करते हो, तो वो भी ग्रोथ विद रिस्क में आता है। इसके अंदर जनरली हमने देखा है कि ये पार्ट में जनरली मतलब 10% मिनिमम रिटर्न तो आपको मिलता ही है लॉन्ग टर्म बेसिस पे। 10 to 20% तक का मैक्सिमम रिटर्न देखने को मिला है, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है ये भी चीज़ फ्रेंड्स। और हम अब इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था 6 to 8% का रिटर्न मिल जाता है। और ये तो आपका प्रोटेक्शन का पार्ट है, कंप्लीट प्रोटेक्शन।
बेसिस पे आप इसे देख सकते हो। और इसके ऊपर आ जाते हैं हम फ्रेंड्स, अनसर्टन ग्रोथ, जिसमें कोई ग्रोथ का सर्टेनिटी ही नहीं है। जो रियल इस्टेट आजकल, पहले से अपने यहाँ ट्रेडिशन है कि हम पहले प्रॉपर्टी लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट सिर्फ करते हैं। कोई कोई अभी भी थिंकिंग ऐसी रहती है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए सिर्फ, लेकिन ये खुद का एक प्रॉपर्टी ले लिया बात अलग है, लेकिन आप सिर्फ प्रॉपर्टी में आप सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए लिया है तो अलग बात है, लेकिन आप सिर्फ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें जिसका कोई सर्टन ग्रोथ नहीं है। अभी देखिए फ्रेंड्स, ऐसे अनअवॉइडेबल सिचुएशन जैसे कि अभी आ चुकी है, अभी जो सिनेरियो चल रहा है, तो वैसा सिनेरियो कभी भी कहीं पर भी आता है तो ये रियल इस्टेट के भी काफ़ी क्रैश होते हैं। मतलब हर चीज़ आपका सर्टन तो रहता ही नहीं है कि आपको ये सर्टेनिटी है कि आपको इतना मिलना ही है या फिर आप इतना साल बाद बेचोगे। तो इसमें लिक्विडिटी का भी बहुत कम लिक्विडिटी रहती है, बहुत लो लिक्विडिटी रहती है इसके अंदर। मतलब आप बेचने निकलोगे तो आपको कम से कम 1 साल भी लग सकता है रियल इस्टेट बेचने के लिए, आपको जब पैसे की ज़रूरत हो तब। तो ये अनसर्टन ग्रोथ में मैंने रखा है। उसके ऊपर आता है स्पेक्यूलेशंस, ये सबसे लास्ट मैंने इसलिए रखा है, तो ये आपको एक दिन में मतलब आप करोड़पति भी बन सकते हो और उसका उल्टा भी हो सकता है, ऐसी ये चीज़ें हैं। जैसे कि इसमें आपको 25 से 50% तक का भी रिटर्न या फिर इससे भी ज़्यादा आपको मिल सकता है। इंट्राडे जो करते हैं मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग या फ्यूचर एंड ऑप्शंस हो गया, तो ये सब चीज़ में काफ़ी ज़्यादा ये स्पेक्यूलेशंस में आता है पूरा, तो ये काफ़ी ज़्यादा रिटर्न भी दे सकते हैं और आपका मनी यहाँ पर जा भी सकता है। तो ये लास्ट में हमेशा आपको ट्राई आजमाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें हाईएस्ट रिस्क होता है। आपके बेस आपका अगर प्रोटेक्टेड है, उसके बाद में रिस्क फ्री ग्रोथ में भी आपका इन्वेस्टमेंट है, फिर आपको लास्ट में स्पेकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था फाइनेंशियल पिरामिड मेरे तरफ से, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और आपको इसमें अगर कुछ और जानना हो तो आप मुझे डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ परचेस करनी है, मेडिक्लेम इंश्योरेंस या फिर फिक्स डिपॉजिट्स भी बजाज का है हमारे पास, या फिर कोई भी चीज़ आपको म्यूचुअल फंड्स में अगर इन्वेस्ट करना है, तो मैंने उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, रैंक एमएफ का। आप डायरेक्टली ऑनलाइन फ्री अकाउंट ओपन करके इन्वेस्ट कर सकते हो। और भी चीज़ मैं आगे के ऊपर ये चैनल पे लाने वाला हूँ, जैसे कि कितने एज में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना परसेंटेज आपका कहाँ पर होना चाहिए, ये तो मैंने एक बेसिक एक्सप्लेन किया फ्रेंड्स। ये सीरीज़ आगे कंटिन्यू होगी, इसलिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, तो आपको लेटेस्ट जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तब नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आपके फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।